तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के दिल में क्या है, एक बार फिर से दिल्ली के दिल पर हाथ रखने की बारी है। और आज खास मेहमान हमारे साथ 100 युवा हैं दिल्ली के, 100 लड़के हैं दिल्ली के, 100 बेटे हैं दिल्ली के, और ये अपने सवाल दागेंगे तीनों ही बड़ी पार्टियों के प्रतिनिधि को जो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ आज दिल्ली के दिल में क्या है शो में शामिल हो रहे हैं, और वो है सनी देओल साहब। तो सनी देओल साहब का भी स्वागत आप लोग कीजिए। सनी देओल सिंह साहब द ग्रेट अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं और सनी देओल हमारे साथ इस शो में शामिल रहेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे, सवाल जवाब करेंगे। आप भी अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तारीख पे तारीख जैसे डायलॉग्स को फेमस सनी देओल ने ही किया था, और आज की व्यवस्था भी देखिए उन्हीं तारीखों का शिकार है। इसीलिए पहले तो नेताओं को बता दें, पहले परिचय आपका इनसे करा दें। हमारे साथ राहुल मेहरा जी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ डॉक्टर संबित मित्रा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सरकार, सबसे मुश्किल सवाल इन्हीं के लिए आने वाले हैं, सरकार के नुमाइंदे जितेंद्र कोचर साहब कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ शामिल रहेंगे। तो ये 3 नेता होंगे, लेकिन इन्हें बता दें कि आप लोग खूब बोलते हैं। बारी आज लड़कों की होगी। आज आपको सुनना होगा, इनके तीखे सवालों का जवाब देना होगा, और फिर उसके बाद इनकी बारी होगी, ये जवाब देंगे, लेकिन फिर आप करेंगे वोट। एक एक मुद्दा हम उठाएंगे और उस मुद्दे पर फिर इनके जवाब से आप कितने हैं संतुष्ट, उस हिसाब से आप करेंगे वोटिंग। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो लाल प्लकार्ड दिखा दीजिएगा, लेकिन अगर आप मानते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के पास एजेंडे में, मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा है जिससे आप संतुष्ट हैं, तो फिर हरी बत्ती दिखा सकते हैं आप। फिर उसके आधार पर हम इन्हें क्रॉस या टिक देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर मौजूद 100 लड़कों में से बहुमत यह है कि हरा रंग दिखाई देता है, तो हम उन्हें टिक मार्क देंगे। लेकिन अगर लाल बत्ती ज्यादा खटकती है तो फिर लगा देंगे क्रॉस। ऐसा ही हम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए करेंगे। क्या है उनकी परेशानियां, इसी से शुरुआत करते हैं। सवाल मैं भी नहीं, सीधे युवा पूछेंगे। इस हिस्से से शुरुआत करते हैं। आप लोग रोजगार से रिलेटेड कौन से लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं? जी पूछिए। मैं रोजगार से ये सवाल पूछूंगा कि युवाओं को पढ़ाई के लिए धक्के मार के आगे पास करा जा रहा है, और ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की रखी गई हैं, परमानेंट जॉब क्यों नहीं है? ठीक है, ठीक है। रोजगार से रिलेटेड आप? रोजगार से रिलेटेड मैडम कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इन्होंने स्टूडेंट्स को पास तो कर दिया, लेकिन आगे की व्यवस्था नहीं बनाई है कि आगे स्टूडेंट्स कहां पढ़ने जाएंगे, आगे कॉलेजेस कहां बनाए हैं। आपने कॉलेजेस देने चाहिए थे स्टूडेंट्स को। सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स को आपने, मेरे ख्याल से, मेरा दिल तो यही कहता है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने स्टूडेंट्स को। प्राइवेट इंस्टीट्यूट की फीस से कितने बच्चे यहां पर परेशान हैं? किनको लगता है कि उनकी, ये देखिए सबका हाथ उठ गया है। राहुल जी भी हाथ उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चों की पढ़ाई का सोचना है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि पढ़कर जब आप कॉलेज से निकलेंगे तो आपको अच्छी नौकरी लग जाएगी? कितने लोगों को लगता है लगेगी? कोई हाथ नहीं उठा रहा। कोई एक भी आप में से संतुष्ट नहीं है कि मैं जब निकलूंगा कॉलेज से पढ़कर तो मुझे एक अच्छी नौकरी लगेगी। अब इस भरोसे को ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। आपने जो व्यवस्था बनाई है उसमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो व्यवस्था एक सरकार ने बनाई है उसमें नौकरियां हैं, ये नहीं कि नौकरियां नहीं, आज भी नौकरियां लग रही हैं। दिल्ली आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जब मेट्रो नहीं थी, जब मेट्रो बनी है उसके बाद कितनी नौकरियां दिल्ली में लगी हैं, मेट्रो पे लगी हैं। हजारों की संख्या में लोग नौकरी पे, लोग बाहर के नहीं लगे, खाली दिल्ली के लड़के लगे, दिल्ली के नौजवान, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की बहनें। ये नौकरियां दिल्ली कांग्रेस ने दी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं दी। लेकिन रिसेशन है, पूरे वर्ल्ड में रिसेशन है, दिल्ली में भी उसका असर है, हिंदुस्तान में भी असर है। लेकिन दिल्ली में काफी हद तक कांग्रेस सरकार में नए हॉस्पिटल बने हैं। जो समझौता अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ इन बच्चों को करना पड़ता है, अपने हुनर, अपने भविष्य के साथ, उसकी जवाबदेही किसकी? देखिए, मैं मैनिफेस्टो बताइए आप क्या करेंगे? इसी पे आ रहा हूं। हाँ। इन नौजवानों की बात पे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं असहमत हूं तब ये कहें, मैं इस बात पे सहमत हूं कि जो प्राइवेट, मुझे पूरी बात तो आप करने दीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिए। मैं अपने नौजवानों की बात से सहमत हूं। जो फीस आज प्राइवेट कॉलेज में ली जा रही है वो बहुत अनाप शनाप फीस है, ज्यादा फीस ली जा रही है। क्योंकि कॉलेज खुले हैं, ये नहीं कॉलेज नहीं खोले गए, कॉलेज खोले गए हैं, लेकिन उस तादाद पे नहीं जितने पे होने चाहिए थे। और ये जो फीस है वो सबको चुभती है। मेरे भी बच्चे हैं, इनके भी, ये भी बच्चे हैं किसी के। जब फीस कॉलेज लेते हैं तो हम सबको चुभती है, पीड़ा होती है। उस बात में कोई डिनाई नहीं कर रहा। बीजेपी की तरफ से सुनिए। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। पहले तो मेरे रोल मॉडल नरेंद्र मोदी है और आप आज यूथ के विषय में बात कर रहे हैं, तो मैं नरेंद्र मोदी जी के ही एक भाषण के अंश से शुरू करूं जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सत्ता को बदलना होगा। अगर एक पार्टी आती है, बिना पार्टियों का नाम लिए हुए एक पार्टी आती है, तो वो एक युवा को एम्पावर करेगी, और अगर हमारी पार्टी आती है तो वो सारे युवाओं को एम्पावर करेगी। तो मध्य प्रदेश में भी सरकार बदलेंगे, छत्तीसगढ़ में भी बदलेंगे। अरे दिल्ली की बात कीजिए।
कंप्लीट करने दीजिए, गोवा उसके में क्यों बाद नहीं हुआ? प्लीज, मैनिफेस्टो, मुझे हाँ। कंप्लीट मैनिफेस्टो में आने दीजिए। आंकड़ों के साथ आरंभ करता हूं। पहला आंकड़ा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का दिल्ली से देता हूं। दिल्ली के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का खुद शीला दीक्षित जी विधानसभा में मानती हैं कि 10 वर्षों में 2003 से 13 तक 10,73,000 एप्लीकेशंस फाइल हुए। कितने नौकरियां मिली? 11,240। आप क्या मात्र करेंगे? 11,000। नहीं, मैं आप बता क्या रहा हूं। करेंगे? मैं नहीं, वो आंकड़े तो हैं, वो तो मजबूरी है। आ रहा हूं। आप क्या करेंगे? क्या कर चुके टाइम हैं? खत्म हो रहा है। सुनिए, आंकड़े ही गलत है। देखिए, सुन लीजिए। पहली बात है, हम टेस्टेड है, हमने क्या किया हम ये बता दें। पहली बात, बिना शिक्षा के रोजगार संभव नहीं। 15 वर्ष में एक नया कॉलेज नहीं खोला दिल्ली सरकार ने। जितने कॉलेज आप आज दिल्ली में देख रहे हैं, किसने खोला? भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा जब पहले सीएम बने वो। और 1997 में दूसरा यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी हमने ऐड किया। शिक्षा भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में रखा है। और हमने क्लियर किया है कि जब हम आएंगे तो जॉबलेस ग्रोथ जो कांग्रेस ने बढ़ाया है, आज ये टर्म है जॉबलेस ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रहा है उसमें जॉब के लिए कोई स्कोप चलिए, आप मान रहे हैं कि ग्रोथ हो ठीक रहा है। करेंगे। चलिए, देखिए, 3 चीजें हैं राहुल। यहाँ पर अंजना। तो एक तो पहले एक कनेक्ट होना चाहिए जैसे माँ का बेटे के साथ होता है। कैसे जब होगा? वो कनेक्ट ऐसे होगा स्वराज से, जो हम कहते हैं। नरेंद्र मोदी को दिल्ली तो चलाने आ नहीं रहे। जब नरेंद्र मोदी होंगे 6 महीने बाद, तब आप बात करिएगा नरेंद्र मोदी की। आज हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, आप उनकी बात करिए, वो क्या करेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठ के ही काम करते रहेंगे, या एक पूरे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये गलत शब्द है। एक मिनट आप मत बोले। दो कहने देंगे, मैंने शब्दों कहा का तीन चयन ठीक हो। मैंने कहा 3 प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। एक, इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए। बीजेपी, भाजपा और कांग्रेस दोनों भाई भाई हैं। ये 15 साल क्या मौन भरत इन्होंने धारण करा हुआ था। 27 से 30 एमएलए इनके वहां क्या क्या कर रहे थे? अगर ये खुश नहीं थे कांग्रेस से, तो आज 15 साल बाद ये जागे हैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी आ गई इनको जगाने के लिए। हाँ। युवा जाग चुके हैं इस हिंदुस्तान आपके के। एजेंडे में युवा क्या जो है? है सड़कों पर आ चुके हैं। आपके अब इनको एजेंडे डर में लगता क्या है कि युवा को कनेक्ट करना है। आपके हमारे एजेंडे एजेंडे में जल्दी 3 1, 2, चीजें। 3, हाँ। सबसे पहली, इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां इन्फ्लेशन को नीचे करेंगे, जहां जो जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है पिछले 15 साल से नहीं है। आपने कहां देखे? हम नए स्कूल्स खोलेंगे, और नए स्कूल्स हम सरकारी स्कूल्स खोलेंगे, जिनको हम प्राइवेट स्कूल्स के लेवल पे लेकर आएंगे। ठीक है। ये 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, और नौकरियां? जिसमें से 20,000 करोड़ का जो बजट, जो पैसा है, ये लोग CWG ऐसे वैसे घोटालों में खा जाते हैं। 20,000 करोड़ से हम ये लोग ना अस्पताल बोले, बनाएंगे। CWG जिनके जमाने में हुआ, हम उनके नए नाम अस्पताल लीजिए। बनाएंगे, ये लोग जो ठीक नहीं सरकारी है। अस्पताल होंगे, जो प्राइवेट अस्पतालों के कंपीट करेंगे। ऐसे जो और जो प्राइवेट और जो सरकारी जो जितनी जॉब्स हैं, जो जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं, उनको हम परमानेंट करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब है, उनको हम परमानेंट करेंगे। ठीक है। जैसे मेरे भाई ने यहाँ कहा कि आपको जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं, सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, उनको आप खत्म करिए, उनको सरकार में लाइए और बढ़ावा दीजिए, प्रोत्साहन करिए। जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो व्यवसायिक लोग हैं, जो उसको क्रिएट करेंगे, जहां से सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है। सरकार अकेले नहीं कर पाएगी जब तक कॉर्पोरेट्स के पास नहीं जाएगी, उनकी साझेदारी नहीं होगी। और ये जो बिल्कुल तमाशा चल रहा है, सिर्फ ठीक है, टॉप मैं 1% पॉइंट रखना कॉर्पोरेट्स को, सिर्फ टॉप 1% टाइम हो गया। कॉर्पोरेट्स को फायदा देने का, उसको बंद करके स्वराज, जिसमें आपका राज हो, आपसे पूछ के सब कुछ किया जाए, वो भागीदारी चाहिए। ठीक है, भागीदारी और स्वराज की बात है। आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा सनी देओल जी के पास चलते हैं। चूंकि साझेदारी की बात हो रही है, सनी देओल साहब, आपकी फिल्म सिंह साहब द ग्रेट आ रही है और यहां पर मौजूद ऑडियंस उसे देखने जरूर जाएगी, क्योंकि आपने अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा बदलाव की बात की है। और उसी बदलाव का जिक्र करते हुए आपके वो तमाम डायलॉग, जिसमें तारीख पे तारीख ने शायद इतिहास रच दिया, क्योंकि आपने इंडियन सिस्टम पे, हमारी व्यवस्था पर बहुत बड़ा कटाक्ष किया था उसके जरिए। इस फिल्म में भी आप कह रहे हैं बदला नहीं, बदलाव चाहिए। कैसे मुमकिन होगा? जो यहां पर युवा मौजूद हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स आएंगी और जाएंगी, सब वादे बहुत करते हैं, लेकिन कोई अपना वादा निभाता नहीं है। इसलिए आप लोगों का एक हक है वोट डालना। इस वक्त जब हमारी इलेक्शंस आएंगी, तो जरूर सही आदमी को वोट दीजिएगा, और हर आदमी को वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी हो रहा है हमारे देश में, हम सब दोषी हैं। सनी देओल जी नमस्कार। नमस्कार। मैं रविंदर रावत नमस्कार जी, नमस्कार। सर, मैं रविंदर रावत बोल रहा हूँ।
सबसे पहले तो मैं आज तक का बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज तक हमें कुछ बात करने का मौका दिया। सर मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि आपने लगातार देश प्रेमी पे बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं, लेकिन इन नेताओं कैसे सुधारोगे जो जबकि आपकी नई पिक्चर आ रही है द ग्रेट सरदार वाली, हमने सुना उस पर आप समाज सुधार की बातें कर रहे हैं उसमें, लेकिन सभी नेताओं को कैसे सुधारोगे? थोड़ा इस बारे में हमें गाइड कीजिए प्लीज। आई थिंक इनको सुधारना हमारे हाथ में है, यूथ के हाथ में है, क्योंकि हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, युवा हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त जाए के बिना सीधे उनके सवाल लेते हैं। 3 खास मेहमान तो हैं ही। सनी देओल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एडमिशंस को लेकर डीयू में तमाम जगहों पर आपके सवाल है। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डीयू में जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि एडमिशंस मिलना लोगों को, बच्चों को मुश्किल हो रखा है। हम लोग पास तो 33% पे हो जाते हैं, कहीं कहीं जो एडमिशंस भी 70% अबव पे मिलता है, लेकिन डीयू में 98-99 कट ऑफ का सर क्या मतलब बनता है? हम कहाँ जाएंगे? हमारी कितने सर ऑलमोस्ट 5% स्टूडेंट्स की अबव 100% में से 5% बच्चों की भी 99% नहीं आती है सर। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम पढ़ाई कर लेते हैं, 12th पास होते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं एडमिशन के लिए, हमें क्यों नहीं मिलता एडमिशन? जो बाहर से आते हैं उनको जल्दी एडमिशन मिल जाता है। सबसे पहले तो डीयू के एडमिशंस पर सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले सनी जी से एक सवाल कर लेते हैं। सनी देओल साहब, ये समस्या है हमारे युवाओं की, स्कूल तो पढ़ लेते हैं लेकिन कॉलेज में एडमिशन के लिए जहां 98-99% कट ऑफ मार्क्स जाते हो, ये बच्चे अपना भविष्य कैसे संवारेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं पूरे देश में, अगर वो डोनेशन लेना बंद कर दें और जिस बच्चे को बिल्कुल एडमिशन मिलनी चाहिए उसे दें, बिकॉज ही इज प्रूव्ड हिमसेल्फ विथ हिज मार्क्स, तो मेरे हिसाब से उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि ढेर सारे कॉलेजेस और भी हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही कॉलेज में पढ़कर आप एज ए स्टूडेंट आपको वहीं आप एक पर्टिकुलर कॉलेज जाएंगे तो वहीं आप पढ़ेंगे तो तभी आप आगे बढ़ेंगे। नहीं, और भी कई कॉलेजेस हैं जिस बच्चे ने पढ़ना होता है वो कोई भी कॉलेज में जाके पढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी देओल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद यही कि आपकी ये फिल्म कामयाबी हासिल करे। अब बारी है अब मैं कॉलेज उनके लिए, आपके लिए सभी ने ग्रीन कलर उठा दिया। देखिए जो क्वेश्चन किया था डीयू में एडमिशंस के कि 99% 90, देखिए वो भी हम लोगों के बच्चे हैं, आपके परिवार के, हमारे परिवार के बच्चे हैं जिनके 98-99% आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 47 या 45 या 50 वालों को एडमिशन नहीं मिलता। इवनिंग कॉलेज भी हमारे यहाँ सबके सब तो देखो फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, कुछ सेकंड भी होते हैं, और कॉलेज भी हमारे यहाँ काफी हैं, कोई कॉलेज में कमी नहीं है, लेकिन एडमिशन सबको एक कॉलेज में मिल जाए वो नामुमकिन होता है। कोई इनकी बात से संतुष्ट है? क्या नंबर ऑफ सीट्स और कॉलेजेस बढ़ाने के लिए आपने निश्चित पिछले तौर पे 15 वर्षों में कुछ भी किया है? निश्चित तौर पे क्या नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ने चाहिए, बढ़ भी रहे हैं, ऐसा नहीं बढ़ने चाहिए। ये कौन करेगा? हमने ये कौन करेगा? ये हम लोग कर रहे हैं तो बढ़ा भी रहे हैं, करेगा? कि हम लोग कर रहे हैं, करा भी रहे हैं। ये कौन करेगा? नहीं है कि हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, बिल्कुल कॉलेज भी बढ़े कर रहे हैं। 15 साल आप पहले जो कॉलेज मॉर्निंग में थे, कितने बरस और चाहिए? बढ़ोतरी हुई है ना कॉलेज में। जो कॉलेज खाली मॉर्निंग में चलते थे उनको इवनिंग में भी किया गया, तो वो डबल कॉलेज हुए कि नहीं हुए? ठीक है, आप वोट से जवाब दीजिएगा। राहुल, देखिए जिस दिन इस देश में नेता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाने शुरू हो जाएंगे, उस दिन इस देश की असली इंडिपेंडेंस इनके बच्चे सबसे पहला। दूसरा, आपके मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं। आप तो पिछले 50 साल से हैं भाई साहब, हम नेता नहीं है, हम तो सेवक बन के आए हैं। दिखाएंगे सेवक के बच्चे बता दें, हम बताएंगे आपको। हमको 5 साल का मौका दीजिए, आपकी अर्थव्यवस्था अगर उखाड़ के अपनी ही पोल खोलोगे, ये सवाल बता दें आप क्या बच्चे पढ़ते हैं इनके। हमारे में हमने पहले ही बताया है, हम हमारी 2 सबसे अहम जो हमारी मुद्दे हैं वो हैं एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य। हम इन दोनों पे जितना भी पैसा खर्चना होगा हम अपना पूरा का पूरा बजट लगा देंगे, लेकिन हम नए कॉलेज खोलेंगे, नए स्कूल्स खोलेंगे, सरकारी स्कूल्स खोलेंगे, प्राइवेट स्कूल्स को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट होइए। आपने अभी कहा कि अगर हमारे नेताओं के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लेंगे तो सब सॉल्व हो जाएगा। अरे जो फाउंडर है उसने सुन लीजिए, अन्ना हजारे को आपने बीच चौराहे पे छोड़ दिया, आपके बेटे का फीस 1.5 लाख रुपए है और आप दूसरे नेताओं को सिखा रहे हैं। केजरीवाल जी के बेटे के विषय में सुन के तो आप बोलने नहीं देंगे। मैं मानता हूं आपको बहुत दुख हुआ है सुन के, मगर बोलने दीजिए, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में क्लियर मेंशन है, हर किसी यूथ ने देखा है हमने क्या चाहा है। जो भी बच्चा दिल्ली से 12th पास करता है उसके लिए
4 से 8% की छूट रखिए, चाहे वो 90% मार्क लाए, उसको भी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिलना चाहिए अगर वो यहां से 12वीं पास करता है। फैसला आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में इंडिया गेट और जंतर मंतर ने इन्हीं युवाओं का गुस्सा देखा था, बहुत ज्यादा गुस्से में थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी, अपनी आवाज, अपनी मौजूदगी पहुंचाकर इंडिया गेट पर इन्हीं युवाओं ने, और इसीलिए आज बारी इनकी है कि अपनी आजादी और इस देश में जो नियति इसकी बनाई है नेताओं ने, उससे जुड़े हुए सवाल ये यहाँ पर मौजूद प्रतिनिधि से पूछे। आप में से कौन इस तरफ से सवाल पूछना चाहता है? पूछे। अन्ना जी ने कहा था जब कोई पार्टी इलेक्शन होंगे हम उस पार्टी के साथ आएंगे जो पार्टी सही होगी। आम आदमी पार्टी के साथ अन्ना जी क्यों नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आएंगे इस पे स्पेसिफिक जवाब आप दीजिए। माँ बाप आज के दौर में जो है बच्चे को कॉलेज स्कूल में भेजते ही नहीं है, क्योंकि उनकी पीछे यही वजह है कि हर 24 मिनट के बाद रैप होता है। 4-5 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा होता है। तो इसके पीछे ना गवर्नमेंट कोई एक्शन उठा रही है, ना कुछ। इतने आंदोलन हुए, उसके बावजूद भी रैप हुए दिन दिहाड़े। हर 24 मिनट के बाद जो है ये रैप होता है। कोई भी ब्रेकिंग न्यूज होती है तो रैप के ऊपर ही होती है। बहुत अच्छी बात है कि एक लड़के ने यहाँ पर ये मुद्दा उठाया है, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर। सारी दुनिया जानती है, जब बाबा रामदेव शांति से बैठ के अनशन कर रहे थे, तब उस टाइम शांति से बैठ के तो आपने लाठीचार्ज क्यों कराया उन पे? अन्ना हजारे जब बैठे तो आपने शांति दे दी, बट उनके ऊपर आपने लागू नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ सर? दामनी केस हुआ, हम युवा शांति से बैठ के उसके खिलाफ अनशन कर रहे थे, आपने लाठीचार्ज क्यों कराई सर? क्या इस देश में युवाओं को ये हक है कि वो विरोध जता सकते हैं? निश्चित तौर उनके भ से भविष्य पर भ से भ्रष्टाचार जो आपने थोप दिया है उसका क्या होगा? जो आप बात कर रहे हैं रामलीला ग्राउंड की, कि वहां पर रात को लाठीचार्ज करके उनको उठाया गया, क्योंकि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास रिपोर्ट इस तरह की जो मीडिया में छपी है, मैं उसको बता रहा हूँ कि इस तरह की रिपोर्ट थी। अगर ये नहीं उठेंगे, कोई बम ब्लास्ट हो या कुछ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब किस पे देंगे? तब भी आप मार दिया आपने, बम फटने से तो नहीं मारते। रात में छुप के करने की क्या जरूरत थी? तब भी आप सरकार पे वो रात में छुप के करने की क्या जरूरत थी? बम ना मर जाए हम मार देते। उससे बातचीत होने दिया, उनसे मोदी की रैली इन्होंने होने दी, हमारे और अब ये कह रहे हैं कि ऐसी चीजें चलने देंगे। उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और मीडिया में क्या बात कर रहे हैं? तैयार ही नहीं हुए तो सरकार के पास और कोई रात को 12 बजे महिला और बच्चे, महिला और बच्चे, एक महिला राजबाला ने जान तक दे दी। नहीं हो रहा कि महिलाओं पे लाठीचार्ज किया। राजबाला तो मर गई, उसमें कैजुअलिटी राजबाला थी अपनी भागदौड़ में। अगर भागदौड़ में नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखिए साहब, पेपर में छपा है, लाठी लगाए उनको। लेकिन मैं बताता हूँ, अगर बाबा रामदेव का समर्थक कोई किसी को पुलिस वाले के ऊपर अटैक करता है, तब जिम्मेवारी किसकी होती है? पुलिस भी मान रही है, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? पुलिस भी मान रही है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कांग्रेस नहीं मान रही, गलती हो गई है, पूरी की गई है। हमारी एजेंसियों ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई है। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया गया, उसको उसकी सजा मिली। एजेंसियों ने ये सूचना दी कि वहां बम प्लांट हो सकता है, तो बम को ढूंढने के बजाय जो पब्लिक वहां बैठी है उस पर लाठीचार्ज करना। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। जब रात को जल्दी से, फिर इनकी बारी, उनकी बारी है। देखिए, जब ये 12 साढ़े 12 हुए, तब इतनी पब्लिक वहां नहीं थी, वो खाली हो चुका था, बहुत कम लोग बचे थे वहां पर। बहुत, अगर दिन को वो कार्रवाई करते तो पब्लिक ज्यादा थी, लेकिन रात को जब हमारे लोगों ने उनसे बात की, पुलिस के लोगों ने बात की, उनसे रिक्वेस्ट किया कि ग्राउंड आप खाली कर दीजिए, लेकिन ग्राउंड को खाली करने को तैयार नहीं होते। अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, सब सेंटर के हाथ में। बात कर रहा हूँ, फिर मेरी बात। अब ये आप बोले नहीं देंगे तो कैसे होगा? प्लीज अपनी अपनी बारी से, फिर ऐसे बहस। 29 तारीख को नरेंद्र मोदी जी ने रोहिणी के जापानी पार्क में एक बहुत पते की बात कही। उन्होंने कहा कि सबसे सुकून की नींद कोई चीफ मिनिस्टर सो रही है तो वो शीला दीक्षित सो रही है, क्योंकि कुछ भी उनसे पूछो तो वो बोलती है मेरे अधीन कुछ नहीं है, पुलिस मेरे पास नहीं है, गवर्नमेंट मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूं? उनसे आप पूछिए कि बेटियां सुरक्षित, मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है। आप जल्दी घर आ जाइए, वो सुरक्षित नहीं है। आप देखिए, मैं हाथ जोड़ के जितेंद्र जी से कहता हूँ, अरे सुनिए, सुन लीजिए बंधु, सुन लीजिए, आपके अधीन कुछ नहीं है, आपके अधीन कुछ नहीं है, तो कृपा करके छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए कृपा करके। जल्दी बोलिए। पहले 5 चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे एफिडेविट में सारे कंटेस्टेंट नॉमिनेशन से पहले क्या कहा?
लाल बत्ती नहीं लेंगे, ये कह सकते हैं? आज कह दें लाल बत्ती नहीं लेंगे। आप बताइए, एक बीजेपी का नेता बताइए जिसमें लाल बत्ती है दिल्ली में, बता दीजिए मुझे। अभी हमने कहा बड़े बंगले नहीं लेंगे, क्या ये कह सकते हैं बड़े बंगले? हर्षवर्धन लाल बत्ती गाड़ी में घूमते हैं, फिर पहले उस लाल बत्ती के लायक लेने लायक तो बन जाओ। हमने कहा लेने लायक तो बन जाओ। ये इनकी मानसिकता है, और क्या ये इनकी मानसिकता है कि बनने लायक तो बन जाओ। आप में क्या गुण है जो आम जनता में नहीं है बनने का? 4 महीने हुए नहीं, आप बात करें लाल बत्ती की। अरे पहले आपको तो 60 साल हो गए, आपने आज तक लाल बत्ती नहीं छोड़ी, चिपके पड़े हैं चिपकली की तरह उसके साथ। क्या ये आरटीआई के अंदर आने को तैयार है कि नहीं? फाउंडेशन क्या ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए तैयार है कि नहीं? नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, हटाने को तैयार है, एक खाना यहीं पे हो जाए ना, ये आज बोल रहे हैं पानी का पानी हो जाए। इन्होंने आम आदमी पार्टी को पैदा किया है, हम आने को तैयार नहीं थे, इन्होंने पैदा किया है। आरटीआई के नीचे आने को तैयार नहीं है। ऐसा है वो पार्लियामेंट में इस बात की ये बात यही करते रहेंगे, फुटबॉल पार्लियामेंट बीजेपी कांग्रेस आम जनता जाए भाड़ में। हम तैयार हैं, इसीलिए हमने अपोज किया कांग्रेस को। नहीं, आप लोगों ने हम तैयार हैं, इनके तैयार है और इनके नेता है वो कहते हैं नहीं इसको वाइडन कर दो ताकि बीसीसीआई भी निकल जाए, ताकि दूसरे तीसरे भी निकल जाए। इतने तैयार हैं ये लोग डाइल्यूट करने को। क्या ये अब अन्ना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे से पूछा गया, अन्ना का मेरे से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा अन्ना का। अन्ना ने पिछले अभी 5 दिन पहले, और अगर आपके पास भाई साहब ना हो मैं आपको YouTube का भी दे सकता हूं उसका कनेक्शन, और दूसरा भी अगर आप चाहें तो आपको दिखा सकता हूं। उन्होंने क्लियरली कहा है कि अन्ना ने ये कहा कि अरविंद और मैं आज भी हमारा मत एक है, हम एक ही सोच विचार के लोग हैं, हम फ्री करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं। अन्ना ने 2 चीजें कही मेरे भाई, आप सुने। अन्ना ने सबसे पहले चीज कही कि करप्शन जो लड़ने की जो तरीका है मेरा है संसद से बाहर रहने का, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर अंदर जाएंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर आएगा। अरविंद का है अंदर से लड़ने का, वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। हम सारे एकजुट करके करप्शन से मुक्त कराएंगे हिंदुस्तान। मगर अन्ना ने अरविंद को समर्थन नहीं दिया है, अन्ना को आपने पीठ से छुरी मारा है। मेरा सवाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी से है कि अगर वो दोनों जीत पाती हैं तो क्या वो काला धन ला पाएंगे वापस? नियम बता दूं क्योंकि हम फिर यहाँ पे फिजूल में चिल्लाते रहेंगे। 30 सेकंड और 30 सेकंड और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अनइंटरप्टेड 30 सेकंड। पहला विषय अंजना जी बहुत वाजिब प्रश्न है। काला धन प्रश्न तब बना जब लाल कृष्ण आडवाणी ने 2000 के चुनाव में काले धन का विषय को उठाया। उससे पहले काला धन हिंदुस्तान श्रेय लेते रहिए। नहीं, श्रेय लेना नहीं क्या है। करेंगे, कैसे लाएंगे? देखिए कैसे लाएंगे। देखिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए का शासन था उसमें सिग्नेटरी बनने के लिए, ट्रीटी साइन करने के लिए दबाव पड़ा, और दबाव पड़ने के कारण यूपीए 1 जब आई तब जाके हम सिग्नेटरी बने कन्वेंशन का कि हम काला धन वापस ला सकते हैं। इनके सरकार ने कहा कि 100 दिनों के अंदर काला दिन आ जाएगा। ना जाने कितने 100 दिनों का वादा किया, आज तक ये पूरा नहीं हुआ। हमारे सारे 30 सेकंड नहीं हुआ, मैं देख रहा हूं मेरे पास लगा हुआ है। 25 हो गया। नहीं, सबसे बड़ी बात देखिए, लास्ट में हमारे जितने सांसद हैं सबने एफिडेविट दिया है संसद में कि हमारे पास काला धन नहीं है, सिग्नेचर करके स्पीकर को दिया। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनको टाइम मिला पूरा, इस देश ने मौका दिया, आप तब क्यों नहीं लाए? आज आप बात सिग्नेटरी नहीं थे ना, उस समय हम ला नहीं सकते, प्रोविजन था नहीं। बने सिग्नेटरी नहीं, वो अमेरिका आपने क्या पहल की थी? मालूम होना पहल की थी अंजना जी, क्या पहल की थी? क्या पहल की थी अंजना जी? तब आपने स्विट्जरलैंड में जानने की कोशिश की थी। अमेरिका में रिसेशन हुआ तब अमेरिका और ये तो आप लोग वोटों के वक्त से चिल्ला रहे हैं और बाकी स्कैंडिनेवियन क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तब सिग्नेटरी बनाया, तब जाके हुआ है। अमेरिका इनको कहेगी काला धन ले आओ तो ये तब बात करेंगे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? टाइम खत्म हो जाएगा आपका इसी में। देखिए मेरे पास इस तरह की कोई, अगर इनके पास थी, इनकी सरकार थी, काला धन लेके आती, कौन रोक रहा था? आप नहीं लाएंगे ना, आप नहीं लाएंगे। चलिए राहुल आना चाहिए, आप नहीं लाएंगे। कहाँ से आना चाहिए, कैसे आएगा? काला धन है तो सरकार को प्रयास करने चाहिए, जो हमारी सरकार हो, और जनता का पैसा जनता में आना चाहिए। लिस्ट की बात आई, आपने दबा दी। लिस्ट आई, आपने दबा दी। जब मौका मिला तब नहीं कर पाई थी। लिस्ट आई, आपने दबा दी। मिला तब नहीं कर पाए। राहुल क्यों कह रहे हैं? देखिए का भी नाम था अनूप टंडन जी, आपका भी नाम। अब इनको बोलिए चुप हो जाए, ये तो वैसे ही सांसद है, बहुत बोलते हैं। देखिए बात तो दो चीजें, एक तो कथनी और करनी में आप फर्क देख ही रहे हैं। सारा कुछ करेंगे, क्या काला धन है, कहां है, कैसे गया, ये तो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल भुलके में बैठे हैं। सबसे पहली चीज। दूसरा, काला धन स्विट्जरलैंड जाने की क्या जरूरत है?
अपना काला धन जो 2300 करोड़ इनके पास है और 1500 करोड़ उनके पास है, जहां अपने घर से चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं कथनी और करनी में इतना समय फर्क नहीं रख रहा। आप आ जाइए, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी, सीबीआई आपकी, छोड़ दीजिए अपने जो केस पैरेट है हमारे पीछे। और अगर आपको इतना सा भी काला धन मिल जाए, हम 70 के 70 कैंडिडेट विड्रॉ कर देंगे। मैं कहता हूं आपके मन से, इतना सा काला धन दिखा दें हमारे अंदर, क्या ये कह सकते हैं? क्या ये कह सकते हैं? अब इस पे वोटिंग करें, वोटिंग करते हैं इस पे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कौन अपनी तरफ से अपनी उम्मीद रखना चाहता है, बताना चाहता है? मैं अपने नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए इन्होंने हर जगह पे एंट्रेंस रखे हैं, क्या इनके लिए कोई एंट्रेंस नहीं रख सकते कि ये पॉलिटिक्स में? मैम सिर्फ हम इतना ही उम्मीद करते हैं कि जो दिल्ली की पुलिस है, जो सिक्योरिटी है, वो नेताओं के अंडर से खत्म हो जानी चाहिए। जहां भी दिल्ली पुलिस का इंटरफेयर होता है, जहां भी सख्ती करती है, वहां नेताओं का इंटरफेयर सबसे पहले हो जाता है। इस वजह से हमारे को सिक्योरिटी नहीं मिल पाती प्रॉपर। दिल्ली सरकार ने जितने स्कूल नहीं खोले, उतने शराब के ठेके खोले हैं। ये कहना कि स्कूल नहीं खोले हैं, दिल्ली सरकार ने जितना विकास इन 15 वर्षों में किया है, मैं फिर अपनी बात आपको दोहरा रहा हूं कि 15 साल से, अब मेरी सुन लीजिए आप, अगर 15 साल से हम लोग चुन के आ रहे हैं तो कोई ये और ये दोनों पार्टियां नहीं चुन रही, दिल्ली एक ही नाम बता दीजिए, दो छोड़िए। और दिल्ली में जितने स्कूल खोले हैं, जितने हॉस्पिटल खोले हैं, जितने फ्लाईओवर बने हैं, जितनी मेट्रो बनी है, ये किसकी देन है? कांग्रेस सरकार की। देखिए, एक बारी कोई जीत जाता है कि इत्तेफाक से जीत गया, दूसरी बारी अपने विकास के नाम पे, तीसरी बारी भी विकास के नाम से, विकास के नाम पर जीतता है आदमी, चौथी बारी ऐसे नहीं जीत सकता। सर, अगर आप यूँ कह रहे हैं कि आपने इतने हॉस्पिटल्स खोले, ये सब तो सोनिया गांधी जी को बाहर क्यों जाना पड़ रहा था इलाज कराने? नहीं, ऐसा है, ये तो सारे ऐसा है, सभी इलाज ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कौन सी बीमारी है क्या, ये हमें नहीं पता, ये उनको पता है कहाँ इलाज होती है। मैं इसको नहीं कह सकूं कि व्यक्तिगत ये बात है, मैं कैसे कहूं कि बीमारी का इलाज यहाँ है या वहाँ। चलिए, जवाब हो गया। संबित जी, आप इनकी उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे? उसके बाद आपकी बारी होगी, जल्दी से। मैं आज यहाँ आपके शो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जिस प्रकार का शासन गुजरात में मोदी जी ने दिया है, हम दिल्ली में उसी प्रकार का शासन देंगे। गुजरात, गोवा, भारतीय जनता पार्टी स्टेटों में जहाँ की सरकारें हैं। कौन पार्टी है, कौन सी एक पार्टी है जो कहती है कि जवाबदेही होगी? और जवाबदेही सिर्फ ये नहीं होगी कि 15 साल या 50 साल लगेंगे हिंदुस्तान के कानून में, जवाबदेही होगी फास्ट ट्रैक होगी और टाइम बाउंड होगी। और दूसरा, पारदर्शिता, मैं आपको बता ही चुका हूं, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कैंडिडेट डिस्क्लोजर्स, नॉमिनेशंस जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं कितना स्ट्रिंजेंट, उसमें ये कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, खामियां हो सकती हैं, और खामियां जब आपको दिखती हैं उसी वक्त उसका इलाज करना इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल कहते हैं उसे। इनमें पॉलिटिकल विल नहीं है, इनमें सिर्फ पॉलिटिकल एक तरीका है, चाल, ये चाल धाड़ करके लोगों को बेवकूफ बनाकर राज करते रहे हैं। लेकिन अब वो समय गया, अब एक विकल्प है और एक वाइबल ऑल्टरनेटिव है, एक स्वच्छ ऑल्टरनेटिव है, और वो है आम आदमी पार्टी का। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए वोट डालिए। अब बीजेपी के लिए आप वोट डालिए। आम आदमी पार्टी। वक्त इस कार्यक्रम के अंत का है, लेकिन आपको बता दें, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को लगभग 4 सभी बड़े मुद्दों पर टिकमार्क मिला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, 15 वर्षों से है, लगातार क्रॉस का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। लेकिन बड़ी चुनौती होगी जो राजनीतिक मैदान में, और इतना जरूर कहेंगे कि आप में से जितने भी युवा हैं, वोट डालने के लिए जरूर पहुंचिएगा, क्योंकि बहस सिर्फ स्टूडियो या फिर ड्राइंग रूम में सीमित नहीं होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए।